नंबर 1 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी, यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जब कि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिलता 2018 में तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते, आप ये इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो मैं अगर फिर से होता मैं फिर इलेक्शन करवा देता, मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। तो मैं अब समझता हूं कि एक गवर्नमेंट आए विद अ क्लियर मेजॉरिटी और वो फिर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे। मैं एक इकोनॉमी की अब बात कर रहा हूं। इकोनॉमी जो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं वो रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हर जगह मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। मैं एफबीआर के अंदर शुरू में हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि 1 साल तक हर वक्त वो सैबोटाइज हो जाता था अंदर से। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस ये है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए, और दूसरा फिर हमने ये डेटाबेस नादरा के डेटाबेस से टैली करके, शौकत तरी ने पता नहीं मेंशन किया या नहीं, हमने आइडेंटिफाई किए टैक्स पेयर्स जो कि अच्छे लाइफस्टाइल उनका था लेकिन जीरो टैक्स देते थे, वो हमने बेस बढ़ाने के लिए उधर हम पहुंचे। तो अनफॉर्चुनेटली तब हमारी गवर्नमेंट गिरा दी गई। तो नंबर 1 चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करे। ये जो माफियाज हैं हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। और अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, हमने एक एलडीए वाले आए मेरे पास, उन्होंने उसके डीजी ने मुझे बताया कि 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है, या वो दरिया के अंदर थी, रिवर बेड में थी, या वो इरिगेशन की, और या फॉरेस्ट की जमीन, और वो बेच के, प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मल्टीपल एफआईआर्स काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी। उन्होंने जब लोग अपने भेजे, उन्होंने बकायदा मारा उनके लोगों को और उल्टी उनके ऊपर एफआईआर काट दी। उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट्स जाती थी नीचे से पैसे, इतना पैसा है इसमें, तो आप ये सोच लें कि ये हर लेवल पे चल रहा है। और आप इमेजिन करें पैसा कितना है पाकिस्तान में, कि ये जब मैंने सीडीएफ बड़ी मुश्किलों से हमने कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई, वो भी देर लगी, डिले करते रहे। तो जब हमने वो मैपिंग करवाई, यानी डिजिटलाइजेशन की, हमने लैंड रिकॉर्ड्स की, तो सिर्फ इस्लामाबाद में 1200 अरब रुपए की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर। और ये सारे पाकिस्तान में ऐसे ही है। ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इंप्लीमेंट, कि स्टेट की रेट हो, और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट से। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे हम टैक्स कलेक्शन अपनी बड़ी एनहांस कर सकते हैं। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे।
صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے۔ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی۔ اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔